नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव के मुजफ्फरनगर के शुक्रताल के में ही अब आप देखिए कुछ दिन पहले दिए गए बयान को लेकर सेवा दल के कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और जिसके चलते उन्होंने चंद्रशेखर चौक पर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि कैबिनेट मंत्री का बयान देश की महिलाओं को अपमानित करने वाला बयान है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में त्यागी, कश्यप, सैनी समाज की महिलाओं का कोई भी यहां पर आप देखिए रेप कर दिया करता था। उन्होंने कहा कि योगी सरकार के मंत्री के इस बयान से सर्व समाज के लोग बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी और योगी की सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, पर उल्टा बाबा रामदेव हो या फिर बाबा बागेश्वर सभी महिलाओं को जहां अपमानित करने की बात करते हैं। अब देश की महिलाएं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगी और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री है योगी सरकार के, यूपी के। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में महिलाओं के बारे में बहुत अदबद शाह है। महिलाओं तो सबकी महिलाएं बराबर हैं, वो किसी भी जाति की है, धर्म की है, किसी की महिला बराबर है। यूपी सरकार को, भाजपा सरकार को अपने मंत्रियों के और अपनी लैंग्वेज को सुधारना पड़ेगा। अगर यही हालात रहे तो ये महिलाएं एक दिन सड़क पे आएगी और उनके पुतले, अब तो पुतला फूका है, मुंह भी काला करने का काम करेगी उनका, अगर ये नहीं सुधरी। हमारी यही मांग है यूपी सरकार उन्हें बर्खास्त करे और इस्तीफा दिलवाए। देखिए सर, जिस तरह इस देश में जो धरती को धरती माँ कह के पुकारा जाता है और माँ गंगा को माँ गंगा कह के पुकारा जाता है, जहाँ देवी को कभी काली के रूप में पूजा जाता है, महिला को कभी सरस्वती के नाम पे पूजा जाता है। आज हम इस देश में हम महिलाओं के साथ जगह जगह कभी कोई बाबा हो या कोई मंत्री हो हमारे साथ कभी शारीरिक बलात्कार करते हैं, कभी हमारा मानसिक बलात्कार करते हैं। आप जैसे घटना दिन ब दिन इस भाजपा सरकार में बढ़ती जा रही है। आप देखें, रामदेव बाबा कहते हैं कि कपड़े पहने तो महिला ठीक है, ना पहने वो भी अच्छा है। और बागेश्वर धाम कहते हैं कि अगर महिला सिंदूर ना लगाए और मंगलसूत्र ना पहने तो खाली प्लॉट है और उस पर कोई भी कब्जा कर सकता है। बताओ, ऐसे बाबा की जो भाषा है शोभा देती है। और आज जो मणिपुर के घटना आप देख सकते हैं, वहाँ भी महिलाओं को, जहाँ उनका मुख्यमंत्री है भाजपा का, वे कहते हैं कि महिलाओं को उनके वहाँ पर महिलाओं को नंगा करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार होता है। आज ताजी घटना आपको बता रही हूँ, 4 दिन पहले की शुक्रताल, जहाँ माँ गंगे का वास है, उस पावन धरती पर हम महिलाओं के जो कश्यप समाज को कह गए और त्यागी समाज को कह के और सैनी समाज की महिलाओं को के बारे में ऐसी गंदी उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया है कि घर घर से निकाल के महिलाओं का अपहरण होता था 14 से पहले, उनका बलात्कार होता था। और मैं कहती हूँ जब कोई भी समाज है, सब हम जितने हमारे घर के सदस्य हैं, वे अपनी महिलाओं का सुरक्षा देना भी जानते हैं और करवाना भी जानते हैं। ऐसी घटना पार्टी को लेकर किस तरह का गुस्सा है? देखिए, बहुत गुस्सा है। यहाँ सब समाज का है, ये नहीं है समाज, ये सनी से सब समाज की महिलाएं, सब में आक्रोश है। दिन पे दिन भाजपा के प्रति, क्या उनके मंत्री हो चाहे उनकी जनता हो, हम महिलाओं के साथ वे बलात्कार का मामला कर रहे हैं और कभी हमारे मानसिक बलात्कार वे कर रहे हैं। उनके आक्रोश से हमने आज तक उनका समझो जो उनके कैबिनेट मंत्री है उनका पुतला दहन किया है। और आज इतनी तादाद में अगर उनको बर्खास्त नहीं किया गया योगी जी ने, तो उससे ज़्यादा ये उत्तराखंड में और महिला सड़कों पर आएंगी अगर हमारा मान सम्मान की उन्होंने न्याय नहीं दिया। गंगोत्री विधानसभा में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से ग्रामीणों के खेत खलियान, कृषि भूमि सहित संपर्क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। यहां ग्रामीणों की कई एकड़ कृषि भूमि अतिवृष्टि की भेंट चढ़ चुकी है। लोगों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं और खेतों में यहां मलबा घुस गया है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक विजयपाल सजवान ने गांव में जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर आपदा राहत कार्यों व प्रशासनिक मदद की जानकारी भी हासिल की और धनराशि और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए उन्होंने जिलाधिकारी से प्रमुखता से चिन्हित जगहों पर विलंब किए हुए, कहने का तात्पर्य यह है कि बिना विलंब किए हुए कार्य प्रारंभ करने की मांग कर दी और करने की बात वो कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लगातार आपदा प्रभावित गांव का भ्रमण कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों तक धनराशि और तत्कालिक सुरक्षात्मक कार्य होने आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि आपदा की इस विकट घड़ी में वे प्रभावित ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। भारी बरसात के कारण गंगोत्री विधानसभा के अंतर्गत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण बहुत सी जगह जगह भूस्खलन हुआ है और ख़ासकर डिडसारी गांव, हमारा कुजन, जखोल और मस्ताड़ी, इन 4-5 और स्यावा गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारी बरसात से वहाँ की तबाही हुई है, सड़क
टूट गई है, सड़क बंद हो गई, खेतों का नुकसान हो गया, गाँव में कई जगह दरारें पड़ गई हैं, गाँव का अस्तित्व खतरे में आ गया है। और मैं लगातार इन 5-6 गाँवों का हम आजकल मैं और मेरे कांग्रेस पार्टी के हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जाकर वहाँ पर सरकार के द्वारा और शासन के द्वारा आपदा प्रभावित लोगों के लिए क्या समय पर तात्कालिक क्या क्या कार्य करवाए गए हैं। मैं सरकार और शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन गाँवों में भूस्खलन के कारण दरारें पड़ गई उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और जो प्रभावित लोग हैं उनके वहाँ पर समुचित बिजली पानी की व्यवस्था करवाई जाए। और जिन गाँवों में सड़कें बंद, जैसे डिडसारी गाँव में आजकल मैं देख रहा हूँ कि पूरी सारी यहाँ की खेतों में पूरा मलबा भर गया, यहाँ का सरकार प्रति कर दे, यहाँ की सड़कों का तत्काल सड़क खुलवाने का बयान ताकि सड़क खुलवाने का काम करे। और जो गाँव के ऊपर जो दरार पड़ी हुई है, जिस दरार से गाँव के लोग भयभीत हो रखे हैं, तत्काल वहाँ से टीम भेजकर भूवैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट लोगों की तकनीकी टीम भेजकर उन जगहों पर तत्काल जहाँ पर खतरा हो रखा है उन जगहों से सुरक्षित स्थान पर गाँव वासियों को रखवाने का काम सरकार करे। और मैं सरकार से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि इस आपदा की इस घड़ी में हम सब इस समय कोई राजनीति नहीं करते हुए हम सब साथ हैं, लेकिन सरकार का भी दायित्व बनता है, सरकार के चुने प्रतिनिधियों का भी दायित्व बनता है कि लोगों के साथ बैठकर उनके साथ इस आपदा की घड़ी में तत्काल हर स्तर पर, युद्ध स्तर पर सरकार और शासन के लोग और जिले के सभी अधिकारी काम करें। रामनगर रोड स्थित एक होटल के सभागार में यहां ज्ञानार्थी मीडिया कॉलेज में ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कुमाऊं मंडल के ही डीआईजी नीलेश आनंद भरणे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया कॉलेज के ही प्रबंधक जो कि निदेशक हैं संतोष मल्होत्रा, उन्होंने बताया कि आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बच्चों को बीकॉम, यहां टैक्सेशन और बीए फाइनेंस, आर्ट और साथ ही साथ फैशन डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज के बारे में अवगत कराया जा रहा है। और कार्यक्रम में अध्यापक, काशीपुर मेयर, विधायक और डीआईजी नीलेश आनंद भरणे भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि ज्ञानार्थी मीडिया जो कॉलेज है, यहाँ पर यही कहना है कि बच्चे आगे भविष्य में अपने अभिभावकों का ज्ञानार्थी मीडिया का पूरी तरह से लाभ लें और देश का नाम रोशन करें। वहीं इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक जो कि मनोज मिश्रा हैं, उन्होंने कहा कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सभी बच्चे आए हुए हैं, सभी अपने भविष्य को लेकर काफी सीरियस हैं। जो है एक लंबी सीमा जो है नेपाल और चाइना बॉर्डर से हमारे पास लगी हुई है, जिसमें कई प्रकार की सेंसिटिविटी जो है हमारे सीमाओं पे बनी हुई है। जो लीपू लेक बॉर्डर है हमारी जो गुंजी से लगी हुई है, उसमें हम लोग जो है लगातार वहाँ फुल्ली प्रेजेंस बनाए हुए हैं। हमारी पेट्रोलिंग और जो है वो पूरी तरह सेंसिटिव है। जो हमारी वहाँ यात्राएं जो चल रही है आदि कैलाश और उस पर, तो उसके माध्यम से भी हम लोग अलर्ट है। और उसके अलावा अभी नए जो है झूला पुल भी स्टार्ट किए हुए हैं, उसके टाइमिंग्स जो है झूला पुल के अभी चेंज करवाए हैं। और जो आने जाने वाले वहाँ के लोग हैं, हालांकि हमारा फ्री पास है, फ्री ट्रेड है, तब भी जो है कुछ बातें होती है जो हम लोग जो है उस पर लगातार नज़र बनाए होते हैं। कुछ एक शिकायतें भी जो है नेपाल से जो है हम लोग फेस करनी पड़ती है। जो यहाँ के कुछ वाले जो लोग हैं सरहदी हमारे जो है, तो वो वहाँ जाके कुछ कसिनो की वगैरह वहाँ कुछ खबरें आती है, कुछ ट्रैफिकिंग की भी जो है वहाँ से यहाँ वाया होती है। तो इन सब चीज़ों पे जो है हम लोग लगातार जो है ट्रैफिकिंग और इन सब एंगलों पे लगातार नज़र बनाए और कई हमने रेड भी करे, कई इसमें जो है लोग जेल भी गए इसमें। देखिए सर, ऐसा है कि आज हमारे नए सत्र का शुभारंभ हुआ है जो कि 2023-24 सेशन के लिए, और सभी बच्चे आज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए हैं, आप खुद देख सकते हैं इसमें। और आगामी हफ्ते से ही हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। और क्योंकि सभी बच्चों को आपको मालूम है कि इस समय अपने फ्यूचर की बहुत चिंता होती है, तो हमने बहुत जल्द से जल्द सत्र प्रारंभ करने का प्रयास किया और उसमें हमने सफलता हासिल की। और हमने इस 2 अगस्त से ही हमारा सत्र प्रारंभ किया। क्या 30 तारीख को जुलाई की हमने ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया है। इसमें मतलब बच्चों को अवगत करा रहे हैं कि आगे जो कोर्सेज हमारे हैं, मास कम्युनिकेशन, एनिमेशन, बीकॉम, टैक्सेशन, फैशन डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, मास्टर, तो इनमें क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। और मतलब हमने अपने आप तो अपनी तारीफ हम कर नहीं सकते, बट और लोगों को हमने बुलाया है
जो हम लोगों से परिचित है। तो हमने यहाँ अपने क्या कहते हैं कि जो मेयर है एक अध्यापक और मेयर है काशीपुर के हमारे चीना था त्रिलोक सिंह चीना जो भी है कहते हैं परिचित है और सब देख रहे हैं कि शायद तो अब वो भी क्या कहते हैं बच्चों को संबोधित करेंगे और सबको बताएंगे कि आगे भविष्य कैसे जीना है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है मैं तो कह रहा हूँ कि मीडिया में कि आपको अपना पढ़ाई के अलावा एक अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, डिसिप्लिन मेंटेन करनी है और बड़ों की इज्जत करना है। पढ़ाई के अलावा अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो खाली पढ़ाई ही नहीं, एक अच्छा नागरिक बनना है। तो हम लोग क्या कहते हैं इस दिशा में चल रहे हैं कि हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बने और ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपना नाम ऊपर करें, अपने परिवार का नाम ऊपर करें, काशीपुर का नाम ऊपर करें, ज्ञानार्थी का करें। और यही मतलब हमारा प्रयास है कि बच्चों का जीवन सफल हो। जनपद उत्तरकाशी का आजाद मैदान, जिसे कि यहां रामलीला मैदान के रूप में भी जाना जाता है, खस्ताहाल स्थिति में है और इस मैदान में हर साल माघ मेला मनाया जाता है। उत्तरकाशी जिले के ही एक ये माघ मेले में आप देखिए किस तरह से लोग उमड़ते हैं। माघ मेला एक ऐतिहासिक मेला जाना जाता है और इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष यहाँ रमेश सेमवाल ने इस मैदान में खस्ताहाल समस्या के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि नगर क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था न होने से आजाद मैदान की स्थिति खस्ताहाल है। और आपको ये भी बताते चलें कि 2 साल पहले नगर पालिका ने लाखों रुपए खर्च कर यहाँ पर घास की उगाई की थी और पर अगर हम आज की बात करें तो आज रखरखाव के अभाव में भी खराब हो गया है। मैदान की खस्ता हालत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने नाराजगी इस पर जताई है। मैदान में अविलंब जो हम नगर पालिका जो है उसको जैसे हमने फिनिशिंग पहले की थी वैसे ही करेंगे, क्योंकि वो यात्रा काल में बहुत बड़ी दिक्कत है अपने उत्तरकाशी में पार्किंग की। और हमारी भी जिम्मेदारी है कि जो 4 धाम से यात्री आ रहे हैं उनको सुविधा दें। कहीं जगह थी नहीं और डीएम साहब का भी बहुत अनुरोध था, इसलिए हमने ये रामलीला मैदान कुछ हिस्सा पार्किंग में दिया था। लेकिन अब जैसे पार्किंग बन रही तो उसके बाद तुरंत हम पहले तो पार्किंग बंद कर देंगे और उसको फिनिशिंग करके फिर से उसमें घास पूरा उगाएंगे और पूरी फील्ड को सुंदर और खेलने के बना देंगे पूरा, और ताकि वो रामलीला मैदान खेल के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए उपलब्ध रहे। सर इसके बाद क्या है कि जैसे कांवड़ यात्रा पूरा रेनी सीजन समाप्त हो गया है, उसके बाद फिर सीजन चलता है और फिर उसके बाद फिर पार्किंग की क्या व्यवस्था होगी नगर पालिका? नहीं, पार्किंग की व्यवस्था तब तक जब ये पार्किंग सरकार एक बना रही है सामने पे मिशन डिपो के बराबर में, तो जो ये पार्किंग इंदिरा कॉलोनी नीचे बन रही है बन के तैयार होगी तो हम इस पार्किंग को बंद कर देंगे। रामलीला मैदान पार्किंग है नहीं, ये तो 2002-3 में जब बनावट टूटा था उसके बाद यहाँ पार्किंग होने लगी। उससे पहले हमारी बिल्डिंग थी यहाँ कम्प्लीट, रास्ते नहीं दवा का, कभी कभी जो है कोई आ जाया करता है, लेकिन वहाँ पार्किंग नहीं थी। ये तो बनावट जब आया तो पूरे फील्ड का स्वरूप ही बदल गया इस मलबे से, और ये पूरी बिल्डिंग सामने की टूट गई, होटल टूट गए, उसके बाद वहाँ पर पार्किंग होने लगी। और सच बात यह है कि गाड़ियाँ भी बहुत बढ़ गई है और हम लोगों की व्यक्तिगत यात्रा तो जब वो अभी तो लोकल लोगों की इतनी गाड़ी, घर में 4 गाड़ियाँ हैं और किसी के घर में भी जो है गाड़ी खड़ी करने का स्थान है नहीं। तो मैं तो लगातार सरकार से अनुरोध करता हूँ, डीएम साहब से, प्राधिकरण से, कि जिसका भी नक्शा पास करे मकान का उसमें आवश्यक रूप से देखेंगे उसमें पार्किंग है कि नहीं है। अब पार्किंग को उसमें आवश्यक, चाहे सरकारी बिल्डिंग हो या गैर सरकारी हो, पार्किंग को उसमें अहम स्थान दें। नक्शा पास ही तब हो किसी के मकान का जब उसके लिए पार्किंग का स्थान में दिखा देंगे। मैं 1 गाड़ी रखूँ तो 1 गाड़ी की पार्किंग मेरे पास है। देहरादून में डेंगू और मलेरिया के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है और इसी के चलते अस्पतालों में खून की बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है। इस सब पर इस बीच में आप देखिए सब कुछ किस तरह से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। संस्थाएं आगे आ गई हैं जो कि रक्तदान शिविर लगाकर रक्त एकत्रित कर अस्पतालों को मुहैया करा रही हैं। दून के यहाँ बालाबाला में डेंगू और मलेरिया की लड़ाई से लड़ने के लिए टीम जो है वो वॉरियर्स न्यू संस्था व टीम एवोल्यूशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से भी ज्यादा की संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में रक्तदाताओं को पेड़ भेंट कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने की मांग की गई,
टीम वॉरियर्स के वजह से ही आप देखिए किस तरह से ये काम किया गया। टीम वॉरियर्स के संस्थापक शिवम बहुगुणा ने डेंगू को महामारी बताते हुए यहाँ पर इससे बचाव के लिए सलाह दी और साथ ही लोगों से ज्यादा रक्तदान करने की अपील की। उन्होंने बताया कि टीम वॉरियर्स लंबे समय से रक्तदान शिविर का प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित करती आ रही है। रक्तदान शिविर में एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा दूर दराज से आने वाले रक्तदाता को भी लाने और छोड़ने की सेवा दी गई। आज बालावाला में टीम वॉरियर्स न्यू व टीम इवोल्यूशन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें सिटी ब्लड बैंक द्वारा हमारा समर्थन किया गया। रक्तदाताओं को हमने पेड़ बांटे व हम धन्यवाद करना चाहेंगे जितने भी डोनर्स हमारे आज मौजूद रहे। साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे एम्बुलेंस एसोसिएशन का भी, जिन्होंने हमको आज एक एम्बुलेंस प्रदान करी, जिससे हम काफ़ी सारे डोनर्स को जो दूर दराज के डोनर्स हैं हमारे, उनको हम लेकर आ सके। और हम चाहेंगे कि डेंगू जिस प्रकार फैल रहा है उस तरह बाकी लोग भी आगे आएँ और रक्तदान करें ताकि डेंगू से हम लड़ सकें। डेंगू के बढ़ते प्रभाव के चलते हुए इस समय प्रदेश भर के सभी रक्त कोषों में खून की भारी कमी को देखते हुए आज हम लोगों ने बालावाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कि हम लोगों ने 123 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया और सभी रक्तदाताओं को एक एक पेड़ अपना भेंट कर पर्यावरण को हरा भरा रखने की मांग की। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव को जीतने की भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और आज इसी कड़ी में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग गई है और भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में मुख्य 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी 9 अगस्त से 15 अगस्त तक अमृत कलश यात्रा निकालेगी और इस साल भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और मेरी माटी मेरा देश के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सभी सांसद अपने क्षेत्रों में रात्रि प्रवास करेंगे और SC/ST सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अटल चौपाल के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को यहां आम जनमानस तक पहुंचाया जाएगा। 1 घंटे से ज़्यादा बैठक चली है और अगस्त माह के कार्यक्रम को स्वरूप देने का हम लोगों ने काम किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हों, भिन्न क्षेत्रों में भिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, तो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा ये निकलेगी और दिल्ली के अंदर जो हमारा जनपद है वहाँ पर एक बड़ा मैं कह सकता हूँ ऐसा बागवान बनेगा जो हमेशा के लिए देश के नागरिकों को प्रेरणा देगा और देश के हर महापुरुषों की घर की माटी से वो बाग बनेगा। इसलिए भव्य कार्यक्रम का स्वरूप हम लोग देंगे। इसके अमृत कलश कर्तव्य पथ पर ये बने, कर्तव्य पथ के पास बनेगा, तो जिसमें जन भागीदारी हो, हमारे हर पंचायत का इसमें हम लोग सहयोग लेंगे और मुख्य रूप से 2 कार्यक्रमों अगस्त माह के रूप में इसके साथ साथ समाज के ऐसे वर्ग जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, उनकी संख्या कम संख्या में जुड़े हैं, ऐसे लोगों के भी व्यापक कार्यक्रम इस बीच हम लोग करेंगे। और मुख्य रूप से जो नगर पालिका नगर निगम के चुनाव हैं, अपने सहकारिता के चुनाव हैं, उन चुनाव की सभी कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों में उनके पर्यवेक्षक के रूप में हम भेजने वाले हैं। और लोकसभा चुनाव के तहत सांसदों की जो बड़ी ग्राम पंचायतें हैं उनमें उनका प्रवास हो, सांसदों के आगामी दिनों के कार्यक्रमों और बड़ी संख्या में SC समाज है, ST समाज है, उनके अलग अलग पक्ष हैं, उन सब के भी बड़े बड़े सम्मेलन इस बीच हम लोग करेंगे। ये कार्यक्रम की श्रृंखला भी बनी है। इसके साथ साथ मंत्रियों के प्रवास अब ग्रामीण में हो, अटल चौपाल उन्हें हम प्रारंभ करने वाले हैं और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार उपलब्धियों को बूथ स्तर पर ले जाकर और रात्रि प्रवास करके प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ को सतर्क करने का भी हम लोग काम करेंगे।
कालसी से जहां काली मंदिर के पास यहां अमलाव नदी में 11 साल का युवक दोपहर 2:45 पर पानी में डूब गया तो स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को सूचना देते हुए कहा कि अमलाव नदी के ही यहां पर किनारे पर ये अमलावा नदी है, जिसके किनारे पर ये पूरी घटना हुई है और कुछ बच्चे नहा भी रहे थे, जिसमें एक बच्चा अमलावा नदी में बह गया है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना पुलिस फोर्स रेस्क्यू के साथ घटनास्थल पर पहुंची और साथ ही एसडीआरएफ व जल पुलिस को भी सूचित किया गया। घटनास्थल पर थाना कालसी पुलिस, एसडीआरएफ व जल पुलिस द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस संबंध में डाक पत्थर बैराज और डाक पत्थर चौकी को नदी में बहने वाले बच्चे के संबंध में भी सूचित कर दिया गया है। नदी में डूबे हुए बच्चे का नाम आर्यन पुत्र श्री रवि निवासी जोहड़ी, जिनकी उम्र 10 वर्ष बताई जा रही है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान थमने का नाम नहीं ले रहा है और प्रदेश में पिछले 10 वर्षों से चल रही डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज की आज भी हालत आप देखिए किस तरह से बनी हुई है, जस की तस हालत बनी हुई है, जिसकी वजह से आए दिन दून अस्पताल अपनी खामियों की वजह से सुर्खियों में बना रहता है। आज एक बार फिर से दून महिला अस्पताल के अंदर वार्ड की वीडियो सामने आई है, जिसमें एक ही बेड पर जच्चा और बच्चा जो है वो देखे गए हैं। तो साफ तौर पर विपक्ष की तरफ से हमला यहां पर कर दिया गया सरकार पर कि आखिर अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मुकम्मल तरीके से यहां पर दी जा रही हैं तो फिर इस तरह से एक ही बेड पर दो जच्चा बच्चा किस तरह से लिटाए गए हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आप देखिए काम करने की जरूरत है विभाग को भी और सरकार को भी। बुरा हाल है उत्तराखंड का। जिन मुद्दों के लिए सरोकारों के लिए सरकारों को चुना था, प्रचंड बहुमत की डबल इंजन की सरकार की, लेकिन वो सरकार व्यस्त है लव जिहाद, लैंड जिहाद, यूसीसी, धर्मांतरण कानून और अब तो एक नया काम मिल गया उनको, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। ऐसे में दून चिकित्सालय की हालत यह है कि एक बेड पर 4 लोग हैं, 2 जच्चा और 2 बच्चा, और आज ही की ये वीडियो है। वहीं दून चिकित्सालय की लिफ्ट के बाहर एक महिला ने प्रसव किया है। उसके अलावा समाचार पत्रों से ये संज्ञान में आया है कि एम्स ऋषिकेश के इमरजेंसी में स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण एक महिला को गाड़ी में प्रसव करना पड़ा। मैं पूछना चाहती हूँ इन सत्तासीनों से, इसलिए मांगा था प्रचंड बहुमत, क्या इस प्रदेश की महिलाओं ने इसीलिए आपको भर भर के इतना बहुमत दिया कि आप दिल्ली में अपने नेताओं की परिक्रमा करें और लव जिहाद और लैंड जिहाद पर आप आतंक मचा के रखें, लेकिन रोजगार पर बात ना करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क पर बात ना करें, कानून व्यवस्था पर बात ना करें? बहुत ही बुरे हालात हैं स्वास्थ्य व्यवस्था के और मुझे लगता है कि ये डीजी हेल्थ की जानकारी में भी ये प्रकरण लाया गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस तरफ संज्ञान लेंगी इस पूरे प्रकरण का। लेकिन केवल संज्ञान भर लेने से नहीं होगा। ये हर दूसरे दिन की कहानी है उत्तराखंड की कि आज उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हम लगातार पिछड़ते ही चले जा रहे हैं, बद से बदतर हो रहे हैं। तो आपको बताते चले कि यहां बहादुराबाद अमतलपुर बौगाला निवासी मनीष कुमार घर के बाहर से चुराई गई महिंद्रा थार को 48 घंटे के भीतर बरामद करने के साथ साथ मुख्य अभियुक्त को दर दबोचा गया है। और यहां पर आप देखिए किस तरह से वाहन चोरी में प्रयुक्त आधुनिक उपकरण, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और लॉक बरामद कर यहां पर मुकम्मल तरीके से काम कर लिया गया है। पुलिस ने सफलता हासिल की है। शिकायतकर्ता की तहरीर पर थाना बहादुराबाद में ही अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस सनसनीखेज घटना के बाद विभिन्न फुटेज के आधार पर, जो कि सीसीटीवी फुटेज है, उसके आधार पर अभियुक्तों का पीछा कर रही टीम ने थार रोकने का प्रयास किया। तभी अभियुक्त तेजी के साथ वाहन को भगाकर ले जा रहे थे और उसी बीच में आप देखिए अंतिम विकल्प को देखते हुए एसआई की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें अशोक सिरसवाल ने कुछ राउंड फायर कर थार के टायर को पंक्चर कर दिया और अपनी टीम के साथ मुख्य अभियुक्त रतन को हिरासत में ले लिया। इस तारीख को एक मुकदमा दर्ज हुआ था बहादुराबाद में। बहादुराबाद से मनीष जी की थार चोरी हो गई थी और उस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। इमीडिएटली हमारी टीम, जो चौकी इंचार्ज बहादुराबाद तत्कालीन थे अशोक, उनके द्वारा टीम लेके फिर मौके के लिए निकला गया और सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो टेक्निकल साधन थे उसके थ्रू उस गाड़ी का पीछा किया गया और जैदापुर
पलवल में उसको ट्रेस कर लिया गया गाड़ी को, और जब ट्रेस कर लिया गया तो हरियाणा पुलिस से भी मदद ली गई और गाड़ी को कैप्चर करने की कोशिश की गई। लेकिन जो अभियुक्त थे वो सातिब किस्म के थे, जो वाहन को फिर भगाने की कोशिश की और कुछ आगे जाने के बाद फिर सब इंस्पेक्टर अशोक के द्वारा वाहन पे फायर भी किया गया, जिससे एक टायर ब्रस्ट हो गया। और ऐसे में ब्रस्ट टायर को भी लेके वो थार को भगाने की कोशिश की। कुछ किलोमीटर जाने के बाद पुलिस वाहन को कैप्चर करने में कामयाब हुई और मौके से जो मेन अभियुक्त था रतन सिंह मीना, उसको जो जयपुर का रहने वाला है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।